हेलो। तो आज नया टॉपिक चालू करें, डीसी जनरेटर। अब जनरेटर थोड़ा आदमी का सा नाम लगता है, लगता नहीं लगता? तो इसकी बहन जी है डीसी मोटर, डीसी मोटर। तो अगर आपको जनरेटर समझ में आ गया, क्या आ गया? जनरेटर आपको क्या आ गया समझ में, तो मोटर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो एक दूसरे के जस्ट क्या है, उल्टे। अब आप बोर्ड पे देख जाना, सुनते जाना बात। अपने कहा कि अपने पास एक तो है डीसी जनरेटर, क्या है? डीसी जनरेटर। और एक है आपके पास डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, और दूसरा आपके पास है डीसी मोटर। अब इनमें नाम से पहले डीसी क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि यहां पर डीसी जनरेटर में तो आउटपुट क्या होगी? डीसी, और डीसी मोटर में इनपुट क्या होगी? डीसी। इसलिए नाम रखा गया डीसी। क्या नाम रखा है? डीसी। यानी आपको ये देगा डीसी वोल्टेज, क्या देगा? और ये कौन सी लेगी? डीसी वोल्टेज लेगी। समझ में? इसलिए नाम रखा डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। अब देखिए, इन दोनों को अगर अपन एक नाम दें तो इसे बोलेंगे डीसी मशीन। क्या बोलेंगे? डीसी मशीन। अब अगर आपके पास मशीन है तो मोटर भी हो सकती है और जनरेटर भी हो सकती है। अगर आपको डीसी मशीन बोला गया है तो वो मोटर भी हो सकती है और जनरेटर भी हो सकती है। काजल बताइए देख बोर्ड पे, मोटर भी हो सकती है और जनरेटर भी हो सकती है। तो क्या बोलेंगे? डीसी मशीन। अब अगर अपन इसकी बात करें संरचना की, किसी बात करें? संरचना की, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इनमें कोई भेदभाव नहीं भी, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं। आपका डीसी जनरेटर और डीसी मोटर एक जैसे हैं। समझ में आ गया? तो जब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डीसी मशीन। तो आज अपन संरचना पढ़ेंगे डीसी मशीन की। किसकी पढ़ेंगे? ना तो डीसी मोटर है ना ही डीसी, किसकी पढ़ेंगे? डीसी मशीन की। तो अगर मशीन की संरचना पढ़ रहे हो तो उसे आप मोटर भी काम में ले सकते हो और जनरेटर में भी काम में ले सकते। अगर आपने डीसी मशीन को यांत्रिक शक्ति दे दी, क्या दे दी? तो बन जाएगा डीसी जनरेटर। और अगर आपने इसको विद्युत शक्ति दे दी तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? डीसी मोटर। बताओ अंतर समझ में आ गया क्या? तो संरचना में दोनों में कोई भेदभाव है? नहीं है। क्लियर हो गया? तो केवल मैं संरचना आपको पढ़ाने वाला हूं डीसी जनरेटर में, और अब जो संरचना पढ़ाने वाला हूं वो डीसी मशीन की। किसकी पढ़ाना हूं? तो मशीन में क्या बोलोगे? जनरेटर और मोटर है दोनों। जनरेटर और मोटर क्या है? दोनों। कोई डाउट यहां तक भी? सारी बात समझ में आ गई पढ़ाई जो? अब आप देखें, तो आज अपन जो नया टॉपिक चालू कर रहे हैं वो आपके पास है डीसी मशीन की संरचना। अब आपको साइड में आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज का नाम है योग। क्या नाम है? योग। तो डीसी मशीन लिख रहा हूं मैं, तो आपके डाउट ना हो इसलिए मैंने क्या लिखा है? मशीन की संरचना। अब आप बिल्कुल तो बात नहीं करोगे और बोर्ड पे समझते जाओगे जो जो बातें मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई, ये टॉपिक ऐसा है जैसे अपने मैग्नेट के बारे में बताया। मैग्नेट में कल मेरे पास लक्ष्मी एक क्वेश्चन और लेके आया, उसको मिला के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 8। कितने हो रहे हैं? 8। एक क्वेश्चन और दिया गया उसमें लॉसेस है, उसको मिला के कितने हो रहे हैं? 9। ये टॉपिक ऐसा बच्चों देखिए, डीसी जनरेटर है, डीसी मशीन का जो संरचना की बात करेंगे, ऑलमोस्ट एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भी हर साल। हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता रहता है। किसे? संरचना से। किसे पूछता है? संरचना से। देखिए, तो अपन संरचना में सबसे पहला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। इंग्लिश में बोलेंगे योग, हिंदी में बोलेंगे खोल। क्या बोलेंगे? खोल। ठीक है भाई, जैसे अपने जैसे मम्मियां वगैरह हैं वो क्या करती हैं, जब सर्दी होती है गर्मी होती है तो जो गदेले होते हैं या रजाइयां होती है उस पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा चढ़ा के रखती है, उसे अपन बोलते हैं खोल। क्या बोलते हैं? खोल। एक्स्ट्रा कपड़ा चढ़ाया वो क्या है? खोल। तो अपने पास बच्चों देखिए, सबसे बाहरी जो आवरण दिखाई देता है किसी भी मशीन में, सबसे जो बाहरी आवरण आपको किसी भी मशीन में दिखाई देता है उसे कहा जाता है योग। क्या कहा जाता है? योग। समझ में आ गया? तो जब भी आप किसी मोटर या जनरेटर को देखोगे तो सबसे पहले आपको यही भाग दिखाई देगा जो आपको दिखाया जा रहा है, इसे बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग। दिख गया बच्चों? देखें, अब आप इस योग को बनाओगे किससे? इस योग को किससे बनाया जाता है? कौन से धातु को काम में लोगे जिससे योग बनाया जाता है? अब आपको, अब कईयों का आंसर आएंगे कास्ट आयरन, कईयों आएंगे कास्ट स्टील। मैं आपको यह बताऊंगा कि उस धातु का बनाया जाता है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स आसानी से प्रवाहित हो सकता है। किस पदार्थ से बनाओगे? जिसमें चुंबकीय फ्लक्स आसानी से प्रवाहित हो सकता है।
अब चुंबकीय फ्लक्स आसानी से प्रवाहित होता है, उसे बोलते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ बोलते नहीं बोलते। अब तो देखें, अगर अपन बात करें छोटी मशीनों की, किसकी बात करें, अगर आपके घर पे अगर आपने एक जनरेटर बनाया कि 2 किलोवाट का जनरेटर बना दो, मेरे को तो पैदा करनी है डीसी, क्या पैदा करनी है। तो जब आप 2 किलोवाट का जनरेटर बनवा के लाओगे तो आपको जो ये खोल दिया जाएगा वो बना होगा कास्ट आयरन का। किसका बना होगा, कास्ट आयरन का। सुनते जाना, दिमाग में छाप दूंगा बातें, बताओ याद होता ही नहीं होता, पढ़ाया याद होता ही नहीं होता। बस आप क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ, पढ़ाना मेरा काम है, कैसे पढ़ाना आपको। अब जब अपन छोटे से छोटा अगर अपन जनरेटर लेके आएंगे तो उसमें आप बनाएंगे कास्ट आयरन का, जिसे बोलते हैं डलवा लोहा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका ऊपरी खोल होता है वो किसका बना होता है, तो डलवा लोहा, डलवा लोहा। अब जो देखें डलवा लोहा क्यों बनाया, अब आप देखो, अगर आपसे कहे कि 2 किलोवाट का आपको जनरेटर चाहिए, 2 किलोवाट का चाहिए जनरेटर, आप दुकान पे गए और आपको कह रहे कि 2 किलोवाट का जनरेटर 20,000 में पड़ेगा, तो कोई लेना चाहेगा, कोई नहीं लेगा। अब जो देखो, जब भी मशीन छोटी बनाई जाती है तो उसमें की जाती है, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। तो डलवा लोहा कास्ट स्टील से सस्ता पड़ता है। क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। समझ में आ गया है। तो अगर आपके पास मशीन छोटी है तो कास्ट आयरन का बनाओगे, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, डलवा लोहा। अब आप जनरेटर बनवा के ला रहे हो 200 किलोवाट का, कितने किलोवाट का, 200 किलोवाट, तो अब आपको वो बना के देगा कास्ट स्टील का, कास्ट स्टील, जिसे हिंदी में बोलेंगे डलवा इस्पात, डलवा। अब तो क्या लोहा आपका लो चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं है, क्या स्टील आपका लो चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं है, और लो चुंबकीय पदार्थों में से चुंबकीय फ्लक्स आसानी से प्रवाहित होता ही नहीं होता। तो मैंने क्या सही बताया क्या। तो सेकंड बच्चों देखें, इसको जो अपन अगर बड़ी मशीनों में देखेंगे तो इसे बोलते हैं कास्ट स्टील, कास्ट स्टील। समझ में आ गया। इसे बनाएंगे डलवा इस्पात का, डलवा इस्पात। अब एक नाम और आता है जिसे बोलते हैं रोल्ड स्टील। क्या बोलते हैं, रोल्ड स्टील। अब जो बच्चों देखिए, अगर आपको कह दे कि आपको एक रोटी को बेलनी है, रोटी को बेलने, तो आप बेलन को प्रेस करते हो नहीं करते उस पर, तो फैलता चला जाता है। तो अपन जब अपन बेलन को अगर अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन बेलन को करते हैं रोटी पे रोल। क्या करते हैं, रोल। जो पेड़ा बना लेते हैं उस पर क्या करते हो, रोल। अब इसमें नाम बोला गया रोल्ड स्टील। क्या बोला गया है, तो अपन एक स्टील की परत बनाते हैं, उसको बार बार क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, प्रेस। बड़ा सा मान लो बेलन लेके उससे क्या करते हैं, प्रेस, तो फैल जाता है, फैलेगा नहीं फैलेगा। अब उसको रोल करके आप इसको जोड़ दोगे, ठीक है। इससे जो जोड़ते हैं उसे बोलते हैं स्लीव वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्लीव। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या देखो, सीम वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, सीम वेल्डिंग। अब उस खोल को आपने ऐसा बनाया और वहां पे क्या कर दी, वेल्डिंग। क्या कर दी, वेल्डिंग, जिसे बोलते हैं सीम वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, सीम। तो आपका जो तीसरा पदार्थ है उसे बोलते हैं रोल्ड स्टील। क्या बोलते हैं, रोल्ड स्टील। समझ में आया कि नहीं है। तो डलवा लोहे के बाद एक नाम आएगा जिसे बोलते हैं रोल्ड स्टील। क्या बोलते हैं, रोल्ड। बताओ तीनों नाम याद होगे नहीं होगे। आपको सिंपल सा, जैसे मैंने आपको बताया, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको योक बनाना है, ऐसे पदार्थ का बनाना है जिसमें से चुंबकीय फ्लक्स आसानी से प्रवाहित हो सके, और आसानी से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है उन्हें बोलते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। तो आपने आयरन भी पढ़ा था, आपने स्टील भी पढ़ा था, अब अपने इसको तीसरा नाम क्या दिया, रोल्ड स्टील। तो छोटी मशीनों में डलवे लोहे का, बड़ी मशीनों में या तो कास्ट स्टील का या रोल्ड स्टील का। बताओ नाम याद हो ही नहीं होगे। और यही क्यों, तो इनमें से चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। बताओ समझ में आई नहीं है, पक्की बात याद होगी। अब तो देखें इसके ऊपर क्या क्या होगा। अब अगर आपको जनरेटर को कहीं लेके जाना है, भी देखो जनरेटर ऐसे होते हैं, अगर एक जनरेटर बनाओगे तो आप उसकी कंपनी वहीं खोल दोगे, जनरेटर कहीं ना कहीं तो बनेगा। उस जनरेटर को अपन वहां से लेके आए, और जब लेके आओगे तो आपको करना पड़ेगा लिफ्ट। क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करेंगे। तो लिफ्टिंग बोल्ट होते हैं। क्या होते हैं, लिफ्ट। तो यहां पर अपने पास क्या होते हैं, 2 लिफ्टिंग बोल्ट। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं क्या है, लिफ्टिंग। अब इसमें डालते हैं चेन पुली। क्या डालते हैं, चेन पुली से उठा के जहां आपको इसको रखना है वहां पे इसको रख दे। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, लिफ्टिंग बोल्ट। अब यहां पर आपको बनाए गए टर्मिनल बॉक्स। क्या बनाए गए, टर्मिनल बॉक्स। अब टर्मिनल बॉक्स से आपको मिलेगा लोड। क्या मिलेगा, लोड। अगर आपको लोड से जोड़ना है तो कहां से जोड़ोगे, टर्मिनल बॉक्स से। अब इसके नीचे बने हुए पैर। क्या बने हुए, पैर। भी अगर आपके पास कोई वर्ताकार चीज उसको ठिकाना भी तो है, तो ठिकाने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे, पैर। क्या लगाने पड़ेंगे, पैर। बताओ सारी बातें याद होगी यहां तक। तो अगर आपसे पूछेगा लिफ्टिंग बोल्ट कहां लगाए जाते हैं, योक पर। कहां लगाए जाते हैं, लिफ्टिंग बोल्ट कहां लगाए जाते हैं, योक पर, ठीक है भी। उसके बाद टर्मिनल बॉक्स कहां लगा होता है, फीट कहां पे होते हैं, योक पर। समझ में आया। योक किसका बना होता है, कास्ट आयरन। उसके बाद कास्ट स्टील का, उसके बाद रोल्ड स्टील का। याद होगी सब बातें।
अब बच्चों देखें ये कर क्या रहा है, कोई तो काम कर रहा है। अब अपने पास बच्चों देखें, जब भी अपन रोटेटिंग मशीनों की बात करते हैं तो आपका आर्मेचर रोटेट करता है नहीं करता। अब कोई चीज रोटेट कर रही है और अगर आप उसको ढक्के नहीं रखोगे तो कुछ भी चीज ऊपर से गिर सकती है नहीं गिर सकती। जब गिरेगी तो पोल और आर्मेचर सरफेस के बीच में आएगी नहीं आएगी। तो बच्चों देखें, अगर कोई भी पार्ट इसके अंदर घिसेगा गिर जाएगा तो आपके जो स्लोट्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस योग का पहला काम होता है कि आपका जो जनित्र है या मोटर है उसके आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। समझ में आएगी नहीं है? अरे आएगी नहीं है? तो सबसे पहला काम जो योग का है वो क्या है कि किसी भी मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना। समझ में आ गया? अब जो देखें, अब सेकंड पार्ट जो अपन लगाएंगे इसके साथ लगाएंगे पोल। क्या लगाएंगे? जब आपके जो पोल लगे होते हैं वो लगे होते हैं योक में। कहां लगे होते हैं? योक में। देखिए रेड से दिख जाएगा। एक बार संरचना पढ़ लोगे ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी बातें मैं आपको याद करा दूंगा यहाँ पे, बस पूरा ध्यान कहां रखना? बोर्ड पे। अब देखिए ये अपने बना दिया योग। क्या बना दिया? योग। ये इसके मैंने लगा दिए पैर। अब देखो अगर अपन पोल बनाएंगे तो पोल बताओ किसके साथ लगाएंगे? योग के साथ। किसके साथ लगाएंगे? योग। अगर आपका योग नहीं होगा तो बताओ पोल क्या हवा में रहेंगे? क्या रह सकते हैं ऐसे? तो पोल को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? योग करता है। पोल को सपोर्ट जो पोल होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? योग। अब जो देखें इसमें क्या होते हैं, यहां से इस साइड से नीचे से इस नीचे से क्या डालते हैं? स्क्रू डालते हैं। क्या डालते हैं? स्क्रू डालते हैं। उस स्क्रू से अपन क्या करते हैं? इसको क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं काउंटर संघ। क्या बोलते हैं? काउंटर संघ। क्या बोलते हैं? तो लंबे लंबे पैच होते हैं वो यहां से घुसाए जाते हैं इसके अंदर से, और ऊपर क्या करते हैं? योग में क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं। ठीक है। तो अब तो जो पोल है उसको सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? मशीन के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? योग। अब तो देखें, मान लेते हैं कि मैं आपके पास 2 पोल की मशीन बना रहा हूं। कितने पोल की? 2। अब आपका ये एन पोल है तो ये कौन सा होगा? एस। एन से मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन कहां जाएगी? एस की ओर। बार बार जाएंगे नहीं जाएगी? और इधर से भी कहां जाएंगी? बाहर। अब अंदर से जाएंगे। अब बताओ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बताओ ये कहां से होता हुआ जा रहा है? कहां से होता हुआ जा रहा है? योग में से। तो आपका जो योग है क्या चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करने का भी काम करता है नहीं करता? बताओ कितने काम कर दिए? 3 काम। कितने काम कर दिए? 3। समझ में आई नहीं है? अरे समझ में आई नहीं है? आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? पोल को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? योग। चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करने का काम कौन करता है? योग। सानिया याद हो गया बेटा? याद हो गया नहीं हो गया? अरे याद हो गया? तो आपके पास पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया उसके बारे में लिख दें। अब कुछ मैंने वहां लिख दिया, इधर अपन आपको लिख बता दो क्या क्या आपको याद रखना है। याद कर लेना साथ के साथ। ऐसे नहीं सर आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आज मेरा मूड नहीं है, वो बातें मत रखें भी। जितना करवा रहा हूं साथ के साथ क्या कर लो? याद कर लो। ये क्यों चला गया? साथ में जाएगा, साथ में जाएगा। बस नए डिजिटल गुरु हैं भाई, कई बार क्या मैं। चलो, और ये सब संयोग आपका ही है। ठीक है भी? सिंपल मार्कर वाले को ये लाइट वाला मार्कर पकड़ा दिया आपने। ठीक है भी? तो योग की बात करेंगे तो योग किससे बनाया जाएगा? कास्ट आयरन। हिंदी में भी नाम याद रखना है, अंग्रेजी में भी याद रखना है। डलवा लोहा, डलवा इस्पात, दोनों याद रख लोगे तो इसे कास्ट आयरन। छोटी मशीनों में लिखना भी, इसे जो छोटी मशीनें होती हैं, छोटी मैं मशीनों लिख रहा हूं, याद रहोगे ना भी आप? जनरेटर मोटर दोनों। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जिसे अपन बोलेंगे डलवा लोहा। वह बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील, डलवा इस्पात। इस पे लिख दूं, दिख जाएगा तुम्हें? या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है, रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। बताओ याद हो गया कितना? अब छोटे छोटे काम लिख दें। अब काम क्या करता है वो भी लिखने। कार्य क्या कर रहा है, क्या काम करता है? तो 3 काम याद कराने। कम प्रतिष्ठम का
का पथ प्रदान करता है। याद रहेगा भी, ठीक है। इसलिए अपने किस कौन से पदार्थ का बनाया है? लो चुंबकीय पदार्थ। फिर अपने कहा दूसरा काम क्या करता है तो बताओ, पोल को क्या करता है? सपोर्ट करता है, पोल को सहारा प्रदान करता है। अब आपको देखो मैग्नेट अच्छे समझ में आया तो बताओ टॉपिक समझ में आएंगे नहीं आएंगे आगे वाले? पोल को सहारा प्रदान कर दिया। अब आंतरिक भागों क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक भागों को जितनी भी आप मशीनें पढ़ोगे संरचना में यही आएगा भी, भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। याद हो गए भी सारे? याद हो गए? अब गर्मी नहीं लग रही ना? सही लग रहा है? चलो अब तो सारे याद हो गए। तो सबसे पहले आपको बनाना है योग। क्या बनाना है? योग। अब अपन डिजाइन करेंगे पोल को। किसे डिजाइन करेंगे? सारी बातें याद होगी, यहां की यहां याद कर लिया करो। मैं कह रहा हूं आपको एक रील घुमानी सीखनी है। ये आज सर ने क्या पढ़ाया था, जाते जब आप फ्री होते हो तो रील घुमाया करो कि सर ने योग में क्या पढ़ाया था, याद किया करो। थोड़ा जोर लगाया करो दिमाग में, यार योग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। जोर लगाओ ना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें। कई बार अपन नाम भूल जाते हैं, जोर लगाते याद आता है नहीं आता, फलानिया को यार वो नाम हो यार, करते नहीं करते? तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, रिवाइंड हो जाएंगी सारी। कोशिश करें मुझे, मैं आपको तरीके बता रहा हूं पढ़ने के, कोशिश करते जाओ, सीखते चले जाओ। अब अगला भाग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे पोल। क्या पढ़ेंगे? पोल। ठीक है, अगला जो भाग अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे पोल। आओ देखिए, अगला जो भाग अपन पढ़ रहे हैं इसका नाम है पोल, जिसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब कोई भी डीसी मशीन का जब हम पोल की बात करेंगे तो पोल 3 भागों में बनेगा। कितने भागों में बनेगा? पोल जो होगा वो आपके 3 भागों में बनेगा। बोलो कितने भागों में बनेगा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों। देखो, पोल को बनाने के लिए सबसे जो पहला भाग चाहिएगा वो चाहिए कोर। क्या चाहिएगी? कोर। और कल ही मैंने आपको बताया था कोर का नाम आते हैं, आपको बोलना है सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। और सिलिकॉन स्टील क्यों? लूप क्षति हानियों को कम करने के लिए, लूप क्षति हानियों को बताया था, बताया। और पोल को करते, पोल कोर को करते हैं लेमिनेट। क्या करते हैं? कौन सी हानियों को कम करने के लिए? भंवर धारा हानियों को कम करने के, भंवर धारा हानियों को कम करने बोला था क्या कल? अब जो देखें ये डायग्राम में ये वाला है, ठीक है, इसके साथ बताता हूं आपको। एक सेकेंड, इसको अपन यहां लेके चलते हैं। आ गया? बस। तो सेकंड पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास ध्रुव। क्या है? ध्रुव। तो जो आपका पोल होगा वो कितने भागों में बनेगा? 3 भागों में। कितने भागों में बनेगा? तो पहला भाग होगी पोल की कोर। पोल की कोर। और पोल कोर को किससे बनाया जाएगा? सिलिकॉन स्टील से। अब क्या होता है बच्चों, देखें, जब अपन डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो यहां आप आयरन से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था यहां पर आपके उत्क्रमण की आवृत्ति क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। तो यहां आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप पोल कोर को आयरन से भी बना सकते, पर बनाना किससे है? सिलिकॉन स्टील से। अगर आपको आदर्श चीज पूछी जाती है तो क्या बताना है? सिलिकॉन स्टील। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो आपके पास भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, अभी बताता हूं, देखो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला देखना, दिख रहा है आपको? केवल यहां तक देखो इसको। ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है पोल की कोर। क्या है? पोल की कोर। जो नीचे ऐसे फैला हुआ भाग है उसे बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू। अभी मैं कोर बताना चाह रहा हूं, कोर समझ गए? अब एक बार बताओ, अब आप बताओ, ये जो भाग आपको दिख गया, इस भाग को आप क्या बोलोगे? पोल की कोर। ये है आपके पास पोल कोर। देखो इसने यहां पे भी लिखा है लेमिनेटेड पोल कोर। अब देखिए, अब इस पोल कोर को आपको बनाना है सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील से। अब पहले बनाएंगे सिलिकॉन स्टील से तो कौन सी हानियां कम हो जाएंगी? लूप क्षति हानियां क्या हो जाएंगी? कम। फिर
फिर इस पोल कोर को कर देंगे लेमिनेट। क्या कर देंगे? कौन सी हानियां कम करने के लिए? लूप क्षति हानियों को, कौन सी भंवरदार हानियों को कम करें। अब आपको यहां लेमिनेशन की चौड़ाई भी याद रखनी है, 0.1 mm से लेके 0.5 mm, 0.1 से लेके 0.5 mm। 0.5 वाला भी लेके आऊंगा, वो आता है आर्मेचर में। कहा आता है? हर चीज समय अनुसार मिलेगी आपको। अब तो देखें, पोल कोर बना ली सिलिकॉन स्टील की, पोल कोर को अपने क्या कर दिया है? लेमिनेट। क्या कर दिया है? लेमिनेट। याद हो गया बच्चों? देखें, यानी आपने सबसे पहला भाग आपने बना दिया है पोल की कोर, पोल की कोर। तो मैं इधर भी डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए, देखना। ये आपने बना दिए पोल की कोर। अब इस पोल कोर पर आप लपेटोगे फील्ड वाइंडिंग। क्या लपेटोगे? फील्ड वाइंडिंग। अब आप देखो, ये जो नीचे वाला भाग है वो है पोल का शू, पोल का शू। जो आपके जो नीचे आपको भाग दिखाई दे रहा है वो है पोल का शू। देखिए, ये जो आपको टेढ़ा दिख रहा है ऐसे, अरे दिख रहा है क्या ऐसे? अब ये जो यहां से टेढ़ा होना चालू हो गया और यहां तक नीचे फैल गया, उसे बोलते हैं पोल शू। देखो यहां लिखा है पोल शू। तो जो टेढ़ा नहीं है, जो सीधा है, वो तो है पोल की कोर। और जब ऐसे कर दिया नीचे तो वो है पोल का शू। अब मेरे को आप बताओ, फील्ड वाइंडिंग को क्या पोल शू पे लपेटा गया है, पोल कोर पे लपेटा गया है? पोल कोर पे। तो जो आपके अगर आपसे पूछा जाएगा फील्ड वाइंडिंग को बताओ किस पे लपेटा जाता है? पोल कोर पे। तो जो आपका पोल शू होता है वो तो एक काम कर रहा है। अब इसके नीचे उभरा हुआ भाग ऐसे कर दिया तो क्या ये फील्ड वाइंडिंग नीचे जाएगी क्या? तो जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको सपोर्ट करने का काम कौन करता है? पोल शू, पोल शू। दो बातें समझ में आ गई। तीसरा नाम मैं ले रहा हूं फील्ड वाइंडिंग। क्या नाम ले रहा हूं? तो आपके जो ध्रुव है उसमें 3 भाग आ गए। कितने भाग आ गए? पहला तो आ गया पोल की कोर, फिर पोल का नीचे वाला भाग क्या बनेगा? पोल शू। और जो पोल पे जो वाइंडिंग लपेटेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फील्ड वाइंडिंग। बताओ तीनों भाग समझ में आगे नहीं आगे? अब तो देखें, अगर अपन इसके बारे में बात करेंगे, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है उसको बनाते हैं अपन, वो होती है फॉर्मर वाउंड। क्या होती है? फॉर्मर का मतलब होता है पहले। अपन बोलते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो आप बोलोगे अशोक गहलोत। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। फॉर्मर का मतलब होता है पहले से। तो आपके जब भी अपन वाइंडिंग बनाते हैं, फील्ड वाइंडिंग, देखो ये फील्ड वाइंडिंग बनाए, इसे बोलते हैं फॉर्मर बाउंड। क्या बोलते हैं? तो आपके पास बच्चों देखिए एक सांचा है, जिसे अपन इंटे बनाते हैं, वैसा क्या है? सांचा। उस पर पहले से अपन क्या कर लेते हैं? वाइंडिंग को लपेट लेते हैं और फिर इसको उतार के इस पे चढ़ा दिया। किस पे चढ़ा देते हैं? पोल कोर पर। बताओ समझ में आई नहीं है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फील्ड वाइंडिंग कहां पे होती है? पोल कोर। फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? पोल शू। इतनी बातें समझ में आ गई नहीं? ये काम पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो अब अपन बात करेंगे कि ये जो आपके पास बच्चों देखे, ऐसा नीचे जो नीचे वाला भाग है उसे तो बोलेंगे पोल शू। क्या बोलेंगे? पोल शू। तो मैं बनाता हूं, एक बार देखें। समझ में आ गया? सुनते इधर देखो, ये समझ में आ गया? तो ये जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को फैलाएगा ये तो है पोल शू। क्या है? पोल शू। ठीक है भाई? ये आपके पास है पोल कोर, पोल कोर। और इस पोल कोर पर अपन लपेटेंगे वाइंडिंग। क्या लपेटेंगे? वाइंडिंग। अब तो ये वाइंडिंग कौन सी बताओ? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। अब तो क्या तीनों भाग आपको याद रहेंगे? अरे बताओ तीनों भाग याद रहेंगे क्या? पक्की बात है? तो ध्रुव के कितने भाग होते हैं? 3। पोल की कोर, पोल का शू, और पोल कोर पे क्या लपेटेंगे? फील्ड वाइंडिंग। याद होगा सभी को? अब जो देखें, पोल कोर के लिए और पोल शू के लिए मैंने आपको बता दिया कि पोल कोर और पोल शू को दोनों को सिलिकॉन स्टील से बनाया। कौन सी हानियों को कम करने के लिए? अरे कौन सी हानियों को कम करे? लूप क्षति हानियों को कम करें। और इन्हें कर दिया जाता है लेमिनेट। क्या कर दिया जाता है? कौन सी हानियों को कम करने के लिए? भंवरदार हानियों को कम करें। मैं आपको लास्ट तक ये क्वेश्चन रटा दूंगा और एग्जाम में भी हूबहू आते हैं क्वेश्चन। ठीक है? बार बार इतनी बार बुलवाऊंगा कि आप क्या कहोगे, सर अब मत पूछा करो। लेमिनेटेड कोर, एडी करंट। कोर किसकी? सिलिकॉन स्टील की। लूप क्षति हानियां कम। अभी आपको कल एक बार ही पढ़ा है, अभी कंटिन्यूस चलेगा। अब आप देखो, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब अपन क्या करें, इस पर जो फील्ड वाइंडिंग लपेट रहे हैं वो बनी होती है तांबर धातु। किसकी बनी होती है? और तांबर धातु के इनेमल्ड वायर। कौन से वायर है? कौन से वायर है? अपन क्या करते हैं? इनेमल अपन क्या करते हैं? इनेमल यूज करते हैं ताकि जो आपके जो कोइल्स हैं वो शॉर्ट है
न हो, तो ताम्र धातु की कौन सी वायर काम में ली जाती है? इनेबल्ड वायर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी होती है? ताम्र धातु के इनेबल्ड वायर्स की। याद हो गया? याद हो गया यहां तक? अब तो देखिए, अब फिर आपके ये काम क्या कर रहे हैं, जैसे आप बच्चों देखें यहां फील्ड वाइंडिंग में उत्तेजन धारा प्रवाहित करो। कौन सी धारा प्रवाहित करोगे? जैसे आप उत्तेजन धारा प्रवाहित करोगे, बताओ यहां मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा नहीं होगा? मान लेते हैं कि अगर ये एन पोल बना तो सामने वाला कौन सा पोल बनेगा? एस पोल। अब बताओ चुंबकीय बल रेखाएं यहां से जाएगी नहीं जाएंगी? अरे जाएगी नहीं जाएंगी? अभी मैं आपको इनको एक बार नीचे लेके जा रहा हूं। कहां लेके जा रहा हूं? नीचे। अब बच्चों देखिए, जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं आपकी यहां से चलेंगी, इनको आर्मेचर की परिधि पे फैलाने का काम कौन करेगा? पोल शू। आर्मेचर की परिधि पे फैलाने का काम कौन करेगा? पोल शू। तो जूता किस लिए बनाया है? कि वो फैला दे किसे? चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्स। तो बच्चों देखिए, पोल तो इतना ही होगा, पर आपका आर्मेचर दूर तक फैला होगा नहीं होगा? तो यहां पर सभी में कंडक्टर होंगे नहीं होंगे? तो सभी चालकों तक चुंबकीय फ्लक्स को पहुंचाने का काम करेगा पोल शू। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को फैलाने का काम करता है? पोल शू। याद हो गया यहां तक? याद हो गया? तो पोल के 3 भाग याद हो गए? याद हो गए? पक्की बात है? भूलोगे तो नहीं? चलो लिखें अब इसके बारे में। देखो, आज हो सकता है 2 घंटे लगातार क्लास चले, समय लगेगा, पर मैं कह रहा हूं समय ही लगेगा पर आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है भाई? जब तक आपको बच्चों देखिए संरचना ही नहीं पता होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है इसमें। तो पोल जो है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसे 3 भागों में, कितने भागों में भी? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटेंगे भी? 3। पहला भाग बताओ कौन सा पढ़ाऊं? पोल की कोर। तो पहला भाग है पोल कोर। बताओ किससे बनाऊं इसे? इसे सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। इसे सिलिकॉन स्टील से बनाया। और लेमिनेटेड होती है क्या? अनलिमिटेड होती है? क्या होती है? लेमिनेटेड। यहां देखो सारी देखो, ये जितनी धारें दिखाई देंगी सारी क्या दिखाई देंगी? लेमिनेटेड। क्या दिखाई देंगे? लेमिनेटेड। लेमिनेशन पता ही है क्यों? पोल कोर स्टील का, सिलिकॉन स्टील की क्यों पता ही है? तो इसके लिखेंगे इसे सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर के रूप में बनाया जाता है। अब बताओ इस पे कौन सी वाइंडिंग को लपेटा जाता है? इस पर किसे लपेटा जाता है? इस पर फील्ड वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अब आपको हिंदी में नाम मिलेगा क्षेत्र कुंडली। क्या मिलेगा? क्षेत्र कुंडली। तो लिखेंगे इस पर क्षेत्र कुंडली को लपेटा जाता है। को लपेटा जाता है। अब ये काम क्या करेगा अभी? अरे ये काम क्या करेगा? और पोल कोर में क्या पैदा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। पोल शू में नहीं होता, फ्लक्स कहां पैदा होता है? पोल की कोर में। इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक है? इसके इसमें की जगह मैं पोल कोर लिख देता हूं, कंफ्यूजन तो नहीं आएगा तुम्हें? इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। बताओ याद हो गया सभी को? याद हो गया? पक्की बात है? चलो अब देखिए भी, इसके बाद अपने जो इसका अगला भाग है वो है पोल की शू। पोल शू। तो इसका जो 2 नंबर भाग है वो है पोल शू। पोल कोर का जो अंतिम भाग होता है, क्या होता है? अंतिम भाग। जो पोल कोर का अंतिम फैला हुआ जो भाग होता है उसे बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू। पोल कोर का अंतिम फैला हुआ भाग पोल शू कहलाता है।
शू कहलाता है, पोल शू कहलाता। अब बताओ पोल शू किसका बना होता है? सिलिकॉन है, स्टील का, और इसे भी क्या कर दिया जाता है? लेमिनेट। यह है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब बताओ ये दो काम कर रहा है, बताओ क्या क्या काम कर रहा है? बताओ बताओ। अरे चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठा पथ तो प्रदान करेगा, फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? अगर बच्चों ये इस टाइप की संरचना नहीं होगी तो बताओ फील्ड वाइंडिंग नीचे आ जाए नहीं आ जाएगी? तो बताओ पोल कोर को सपोर्ट, फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? और आर्मेचर फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे आर्मेचर परिधि पर समान रूप से फैलाने का काम कौन करता है? पोल शू। समझ में आया कि नहीं आया? तो काम क्या कर रहा है वो लिखेंगे। ये है फील्ड वाइंडिंग को सहारा प्रदान करने तथा बोलो चुंबकीय फ्लक्स को आर्मेचर परिधि पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी, यहां से परिधि पर समान रूप से फैलाने का कार्य करता है, पर समान रूप से फैलाने का कार्य करता है। दो काम आपको याद रखने भी, याद हो गया भी? याद हो गए नहीं हो गए? पहला काम उधर ऊपर वाले का याद हो गया, फील्ड वाइंडिंग को कौन पकड़ के रख रखा है? पोल कोर। अब तो देखिए फील्ड वाइंडिंग को नीचे कौन नहीं जाने दे रहा? पोल शू। और दूसरा काम क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स को समान रूप से फैलाने का काम करता है। याद होने के नहीं हो रहे? अब तीसरा भाग आपके पास बचा है फील्ड वाइंडिंग। क्या बना है? फील्ड वाइंडिंग। देखिए इसी में सेट करते हैं इसको थोड़ा। तीसरा भाग अपने पास बचा है फील्ड वाइंडिंग। क्या बचा भी? फील्ड वाइंडिंग। तो तीसरा भाग है क्षेत्र कुंडली। बताओ किसकी बनी होती है? यह है तांबर धातु की, अरे बातें नहीं सही बोला है, इनेमल्ड वायर्स की बनी होती है, और ये क्या होती है भी? फॉर्मर वाउंड होती है। क्या होती है? पहले से बनाई गई होती है। क्या होती है? पहले। ये आपके पास ऐसा फ्रेम होगा जिसपे आपने पहले से इसको क्या करके वाउंड करके लपेट रखी है, तो इसे बोलते हैं यह फॉर्मर वाउंड होती है। यह फॉर्मर वाउंड होती है। अब बताओ ये क्या काम करती है? यह उत्तेजन धारा को प्रवाहित करने का कार्य करती है। किसे? जो फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं उत्तेजन धारा। क्या बोलते हैं? कौन सी धारा बोलते हैं? उत्तेजन। तो यह उत्तेजन धारा को प्रवाहित करने का कार्य करती है। यह उत्तेजन धारा को प्रवाहित करने का कार्य करती है, करने का कार्य करती है। बातें मत करो। समझ में आ गया बच्चों? देखें उत्तेजन धारा वह धारा होगी जो अपन फील्ड वाइंडिंग में से प्रवाहित करें। बताओ कितने भाग याद हो गए अब तक आपको? 4। कितने याद हो गए? योग को भूल गए? योग के बाद आया पोल। क्या आया? पोल। पोल में पोल की कोर, पोल के नीचे क्या है? शू, और पोल कोर पे क्या लपेट गए? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग। बताओ सारी बातें याद होगी नहीं होगी? अरे याद होगी, कोई भूलेगा? याद होगा सभी को? चलो बहुत बढ़िया। अब आप देखिए एक बात और बताता हूं यहां से। और अब आपने एक तो योग बना लिया, योग बना दिया आपने कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, रोल्ड स्टील का, और फिर आपने डिजाइन कर लिए पोल। क्या डिजाइन कर लिए? पोल।
पोल पे सबसे पहले आपने पोल कोर बनाई, फिर आपने पोल शू बनाया और पोल कोर पे लपेट दी फील्ड वाइंडिंग लगा दी बच्चों। देखें अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा वो बताना मेरे को। अब आपके पास अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपके पास एक 2 पोल का डीसी जनरेटर, कितने पोल का डीसी जनरेटर बोलो या डीसी मशीन बोलो, केवल आपके पास 2 पोल का डीसी जनरेटर है या कोई डीसी मशीन है, तो आपके पास पोल किस तरह से बनाए जाएं? दोनों पोल क्या होंगे? आमने सामने। इनके भी जो विद्युतीय कोण होगा वो 180 डिग्री। कितना होगा? अगर आपके पास केवल 2 पोल की डीसी मशीन है, कितने पोल की? 2 पोल की डीसी मशीन है, तो अगर आपका एक पोल यहां बना है, ये अगर आपका एन पोल है, तो इसके जस्ट सामने कौन सा पोल बनेगा? एस पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? एस पोल। सुंदर नहीं बना, भी दोबारा बनाते हैं इसको, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एन के सामने क्या बनेगा? अब बताओ मेरे को कितने चुंबकीय परिपथ बनेंगे? 2। मैग्नेटिक सर्किट कितने बनेंगे? 2। जितने आपके पास पोल होते हैं उतने ही बनते हैं मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ। वो कैसे बनेंगे? देखो देखो, एक होता है पढ़ाना ऊपर ऊपर से, क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो, अगली बार फिर आ जाएगा। सही है कि नहीं है? वो फंडा अपना है नहीं। मैं निकालता हूं बाल की खाल, समझते हो? आपको हर चीज क्या पढ़ाई जानी चाहिए? बारीकी से। क्या पढ़ानी चाहिए? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये नहीं पूछेगा भी तू तो ऊपर से पढ़ के है कि बता अंदर से पढ़ के है। जो जहां से अच्छा लगेगा वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको एक चीज को पढ़ो तो उसको ढंग से पढ़ो। अब आपके पास यहां कौन सा पोल बना हुआ है? यहां कौन सा बना है? एस। आपके पास एक तो चुंबकीय बल लिखा जाएगी एन से एस की ओर, यहां से गया भी एक मैग्नेटिक सर्किट तो बना ये। दूसरा एन से एस कहां जाएगी? इधर से। बताओ कितने मैग्नेटिक सर्किट बने? 2। तो चुंबकीय परिपथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होगी नहीं होगी? जितने पोल हैं उतने चुंबकीय परिपथ हैं नहीं है? समझ में आ गया? अब देखिए, अगर ध्रुवों की संख्या 2 से पूर्ण कर दें 4, क्या कर दें? तो क्या अब भी मैं एन के सामने एस बनाऊंगा? बनाएंगे? एन के सामने क्या बनाएंगे? एस। ये तो कह रही बनाएंगे। चलो भी चेक करो। 4 पोल। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अरे सुनो मेरी सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे नहीं करवा रहा। यहां क्या पूछा गया? एग्जाम में पूछा गया। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि एन के सामने क्या हुआ? एस। पर अगर आपके पोल 2 से ज्यादा हो गए हैं तो हमेशा एन के सामने एन होगा और एस के सामने। अभी बताता हूं कैसे होता है, देखो। अब आपके पास कितने पोल बनाने हैं? 4। कितने पोल बनाने भी? 4। अगर मैं कहूं कि मैं तो एन के सामने एस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? एन के सामने क्या बनाऊंगा? एस। तो बताओ अब इधर क्या बनाऊं? इधर भी एन के सामने एस बनाना पड़ेगा। अरे सही है क्या? अगर मैं यहां एन के सामने एस बनाऊंगा तो इधर भी तो एन के सामने एस बनाना पड़ेगा। अरे बताओ समझ में आई नहीं है? अब बताओ क्या दोनों पोल समान ध्रुवता के हो गए नहीं हो गए? अरे हो गए नहीं हो गए? ये दोनों पोल भी समान ध्रुवता हो गए नहीं हो गए? ऐसा कभी कोई मशीन नहीं बनती जिसमें निकटतम पोल समान ध्रुवता का हो। चाहे राइट में जाओ चाहे लेफ्ट में हो, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे, हमेशा पोल जो पास वाला पोल है वो क्या होना चाहिए? विपरीत ध्रुवता का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? अरे आया कि नहीं है? तो फिर क्या इलाज किया जाए कि असमान ध्रुवता के हो जाए? एन के सामने क्या बनाए? एन। एन के सामने क्या बनाए? एन। और एस के सामने क्या बनाए? एस। तो चेक करते हैं बच्चों, देखें जितने भी आपके डाउट है ना मशीन वगैरह के, सब आपके देखो कहीं नहीं रुकेंगे। एन के सामने बनाया एन, क्या बनाया? एस के सामने क्या बनाया? अब बताओ क्या निकटतम ध्रुवता का पोल समान है क्या? समान है। इधर आओगे तो एन के पास क्या है? एस। इधर आओगे तो भी एन के पास क्या है? एस। इस संरचना को नाम दिया गया हेट्रोपोलर। क्या नाम दिया गया? हेट्रोपोलर। क्वेश्चन पूछा गया यहां से कि अगर आपके पास 4 पोल की डीसी मशीन है, क्या है? निकटतम पोल समान ध्रुवता का होगा, निकटतम पोल असमान ध्रुवता का होगा। 2 एन पोल होंगे, 2 एस पोल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? 2 एन पोल होंगे, 2 कितने होंगे?
पर निकटतम पोल क्या होगा, असमान ध्रुवता का होगा। क्लियर हो गया क्या? अब बताओ यहां मैग्नेटिक सर्किट कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। देखो बनाते हैं 4 मैग्नेटिक सर्किट। अब एन से फ्लक्स यहां से कहां घूम के जाएगा, एस पे, इधर से घूम के कहां जाएगा, एस पे, इधर से घूम के कहां आएगा, इधर से घूम के कहां आएगा। बताओ कितने हुए, 1 2 3 4। तो क्या चुंबकीय परिपथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है? समझ में आया कि नहीं है? अरे कंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। मान्य के बेरो पोल क्या लगा है, लगानता होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो सीखें बच्चों, देखें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी संरचना, कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ में आ गई तो आपको डीसी जनरेटर मोटर बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। और इससे पहले मैग्नेट अगर अच्छे समझ में आ गया तो समझ में सारी आएंगी। अब तो समझ में आई नहीं आएगी। तो जब भी अपन डीसी मोटर की बात करेंगे, डीसी मशीन की बात करेंगे, किसी भी मशीन की बात करेंगे, तो निकटतम पोल की ध्रुवता हमेशा क्या होती है, क्या होती है। और चुंबकीय परिपथों की संख्या ध्रुवों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से इस चीज का निष्कर्ष कहा गया क्या, अगर मैं कह दूं 6 पोल है, कितने पोल हैं, 6 पोल, कितने पोल हैं, 6 पोल। तो बताओ कितने पोल, कितने अपने पास मैग्नेटिक सर्किट होंगे, 6। समझ में आ नहीं आएगा? तो यहां से अपने पास 2 पॉइंट आया, क्या है वो देखते हुए लिखते हैं। मैं यहां से लिख देता हूं तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। स्टार वाली पेंसिल ले आते हैं अपन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बताओ मेरे को, अरे बताओ। निकटतम पोल, निकटतम जो पोल है उसकी ध्रुवता क्या होगी, असमान होगी। निकटतम पोल की ध्रुवता क्या होगी, असमान होगी। पारुल याद हो गया ना अब तेरे को? ठीक है, अब तो नहीं बताएगी ऐसे। चलो बेटा, गलतियां करनी चाहिए बेटा, गलती करता है ना वो बच्चा कभी बाद में गलती नहीं करता है, ये भी मजे की बात है। दूसरा ताला क्या कहेगा आपको बताओ, बोलो बोलो। चुंबकीय पथों की संख्या या चुंबकीय परिपथों की संख्या, परिपथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर। परिपथों की संख्या लिख रहा हूं, की संख्या ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। दो तारे जोड़ी में डाल लिए क्या, डालिए जोड़ी में, याद रखना इन तारों को। ठीक है, इन तारों से क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा, कहता तारों मांडे होते हो लिखो के हो, तो ऐसा नहीं करना। तो ध्रुवों की ध्रुवता हमेशा क्या होती है, असमान। निकटतम पोल असमान ध्रुवता का होगा। और तीसरी बात हमारे पास क्या है, चुंबकीय परिपथों की संख्या ध्रुवों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत भी, यहां तक जितना पढ़ाया बताओ याद हो गया नहीं हो गया, याद हो गया। पोल कोर या पोल पहले सबसे योग याद हो गया, कास्ट आयरन का स्टील रोल्ड स्टील, बोलते जाना है, कास्ट आयरन का स्टील रोल्ड स्टील, याद हो जाएंगे। 3 काम याद करा देने, 3 नाम 3 काम याद हो गए। ध्रुव में कितने कितने भाई हैं, 3। पोल कोर है, पोल शू है, पोल कोर पे क्या पट्टी की है, फील्ड वाइन, याद हो गया। और कोर आते ही सिलिकॉन है, कोर आते ही लेमिनेशन, कोर आते ही याद रखने, हमेशा याद रखने दोनों चीजें याद रहेगा। फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी हुई है, कॉपर की, कॉपर के लेमिनेट वायर, याद हो गया। करण कुमार इधर देख बेटा, बोर्ड पे देख बेटा, अब बताओ याद हो गया था। चलो, अब जितने भी पार्ट मैंने आपको बताए, क्या ये घूम रहे होते हैं, स्थिर होते हैं? कभी आपने देखा कि डीसी मोटर में पोल घूम तो 12 मिलियो, ऐसा है क्या? क्या आज तो मैं बाहर आके देख रहा था, क्या हवा सही लग रही है के बाहर, तो कभी भी आपको ना तो योग घूमता हुआ मिलेगा। अरे मैं आपको मजाक मजाक में बता रहा हूं, पर बात एग्जाम में पूछने वाली बता रहा हूं। कई बार पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा घूर्णित भाग है, ऑप्शन ए के योग, क्या कल देखा था सर रोड पे घूम रहा था समझ में आया नहीं है? तो योग घूमने वाला भाग है। पोल कोर क्या घूमती है क्या, क्या पोल शू घूमता है क्या, क्या फील्ड वाइंडिंग घूमती है क्या? तो जितने भाग आपको मैंने सारे बताए वो तो स्थिर है या रोटेटिंग है, सारे कौन से भाग बताए बता के याद हो गया। अब जो अपन भाग पढ़ने वाला है रोटेटिंग भाग, कौन सा भाग है, और रोटेट करता है आर्मेचर, कौन करता है, आर्मेचर, याद हो गया। अब एक लाइन मेरे साथ बोलना कि आर्मेचर ऑलवेज एसी, आर्मेचर ऑलवेज एसी। जब भी आपसे आर्मेचर में धारा का पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, तो आपको दिमाग में रखना है आर्मेचर ऑलवेज, याद हो गया। तो आर्मेचर में जो धारा या वोल्टेज पैदा होगी उसका प्रकार कौन सा होगा, प्रत्यावर्ती, एसी या प्रत्यावर्ती, याद हो गया, याद हो गया। सारे भाग स्थिर याद हो गए। चलो भी घुमा दे फिर अपन इसको,
चलो ठीक है भाई। अब आपको तो देखें, इसको अपने जो से पोल शू है इसको भी आपको दिखाएगा। देखो यहाँ क्या लगाए, तो देखें स्क्रू, क्या लगाए हैं, स्क्रू। अब आपका जो पोल कोर होते हैं, पोल शू होते हैं, उनको भी अलग से बनाया जाता है, तो उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, स्क्रू। और उसके लिए यूज करते हैं काउंटर स्क्रू। क्या यूज करते हैं, पोल कोर को योक में घुसाने के लिए तो यूज करते हैं काउंटर स्क्रू। क्या यूज करते हैं, तो इसमें स्क्रू सिंपल यूज करते हैं। इसे यहाँ पे बोलते हैं, इसको इधर साइड में लगी होती है रिवेट्स। क्या लगी होती है, रिवेट्स। ठीक है भाई, तो ये आपका लेमिनेटेड पोल कोर अलग से दिखा दिया। याद हो गया सबको, अरे याद हो गया, बता देना भी कोई दिक्कत। अब तो देखिए, अब आपके पास घूमने वाला भाग आ गया। कौन से भाग आ गया, घूमने वाला भाग। इसे बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं, अब आपको बच्चों देखें, जब भी मैंने कहा था कि अगर आपको भंवर धारा हानियां कम करनी है, क्या करनी है, भंवर धारा हानियां क्या करनी है, कम, तो किसी भी कोर को एक साथ ना बनाकर, एक साथ है उसको छोटे छोटे भागों में बनाया और प्रत्येक भाग को दूसरे भाग से लेमिनेट कर दिया। और लेमिनेट करने से कौन सी हानियां कम हो जाती हैं, भंवर धारा हानियां क्या होती है, कम है। तो इसको ऐसे बनाया जाता है। अब थोड़ा सा देखना, ये वाला फोटो दिखा, इसे बोलते हैं, ये आपका एक लेमिनेशन है। कितना लेमिनेशन है, देखो इसको नीचे लिखा है आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आर्मेचर कोर। तो अपन क्या करते हैं, मुझे देखिए बात सुनो, जैसे आप आलू के स्लाइस काटते हो ना ऐसे, आज तो मैं बढ़िया सब्जी बनाऊंगा, ठीक है, क्या काटते हो, स्लाइस। क्या काटते हो, स्लाइस। या उसको मत छोड़ो, खीरे वगैरह काटते हैं तो उसे बोलते हैं स्लाइस। क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो आपके पास तो देखें, इसके जो आपके जो कोर होते हैं उसके बनाए जाते हैं स्लाइस। क्या बनाए जाते हैं, स्लाइस। ये आपके ऐसे सारे क्या होते हैं, लेमिनेशन। क्या होते हैं, अब आप मेरे को बताओ, आपका जो दांत है वो जबाड़े में, जबाड़े से उभरा हुआ है। अगर आपका दांत है तो वो जबाड़े में, जबाड़े से उभरा हुआ है। अब आपको बच्चों देखें, ये वाला जो भाग है ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसे बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं, टीथ। क्या बोलते हैं, टीथ। ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, देखो ये वाला यहां से लेके ये उभरा हुआ है कि नहीं है, इसे बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीथ। देखो यहां लिखा हुआ है, समझ में आ गया। तो जैसे बच्चों देखो, छोटा बच्चा होता है उसके मामला प्लेन होता है। क्या होता है, उसके सिर केवल मसूड़े होते हैं। क्या होते हैं, मसूड़े। और जैसे दांत निकलेगा तो अपन कहते हैं दांत आ गयो, दांत आ गयो। तो इसमें भी जैसे बाहर निकलता है अपन क्या बोलते हैं, टीथ आ गयो। क्या आ गयो, टीथ आ गयो। समझ में आया नहीं आया। तो पोल कोर पे अपने बना रखे टीथ। क्या बना रखे हैं, टीथ। समझ में आ गया। अब बच्चों देखिए, अगर बच्चे के 2 दांत हैं या 3 दांत है, बीच वाला दांत निकल गया, बीच वाला दांत है निकल गया, तो आप अपने क्या हो गया, बोखो। क्या हो गया, अपन बोलेंगे यहां बन गया स्लोट। क्या बन गया है। तो अब बच्चों देखिए, जो बीच वाला जो भाग है इसे बोलते हैं स्लोट। क्या बोलते हैं, बताओ याद हो रहे कि नहीं हो रहे। इस बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, ऊपर उठा भाग क्या कहलाता है, टीथ। तो जबड़े में से जब आपके मसूड़े में से ऊपर नीचे की भाग है वो क्या है, टीथ। और बीच में गैप बन जाए वो क्या है, वो क्या है, स्लोट। तो स्लोट मत बनवाना, किसी पंगे ले लो, क्या बना दे, क्या बना दे, स्लोट। याद रखना, याद हो गए। अब तो देखिए, अब इधर देखते हो, तो ये बीच वाला देखो यहां पे लिखा है, बीच वाला जो भाग वो क्या है, स्लोट। उठा हुआ भाग क्या है, टीथ। अब तो देखें, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ये बच्चों देखें, ये अपने पास क्या होल से बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इसे बोलते हैं अक्षीय वायु नलिकाएं। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेंटिंग, एक्सियल एयर वेंट्स, एक्सियल एयर वेंट्स। अब तो देखें, अपने पास क्या होता है, जब भी आपकी कोर है, कोर में जो फील्ड वाइंडिंग लपेटी है उसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा। क्या प्रवाहित होती है, धारा। और जो धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करने के लिए पैदा होती है एडी करंट्स, बताया था। जब एडी करंट्स होंगे बच्चों देखें, तो वहां होगी ऊष्मा हानियां। क्या होगी, तो आपकी कोर क्या होगी, गर्म। क्या होगी, और अगर आप कोर को गर्म करते तो उसका चुंबकत्व नष्ट है, हो सकता है। तो इसलिए आपको हर मशीन के साइड में पंखा लगा मिलेगा, देखते हो नहीं देखते। उस पंखे से हवा जाती है इन वायु नलिकाओं में, वायु। तो जब हवाएं बाहर से ठंडी हवा जाती है तो कोर गर्म होगी, ठंडी होगी, तो उसका चुंबकत्व नष्ट है। तो अक्षीय वायु नलिकाएं होती है। क्या होती हैं, अक्षीय वायु नलिकाएं। समझ में आ रहा है। अब तो देखें, इसमें एक लगा है कीवे। क्या लिखा है, कीवे। लास्ट में बच्चों देखें, अपन क्या करते हैं, जैसे आपका जो शाफ्ट है वो पीछे मूव ना करे, वहां पे एक लगाते हैं की। क्या लगाते हैं, की। इसे बोलते हैं कीवे। क्या बोलते हैं, की। तो उस वे होता है रास्ता, उस की को जाने का रास्ता, उसे बोलते हैं की वे। देखो लिखा है एयर डक्ट। क्या बोला है, वायु नलिका। बताओ क्या आपको देखने से ज्यादा चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सब आपकी कृपा है, मेरे को ये लगवा दिया, ठीक है, नहीं तो मेरे को बना के दिखाने पड़ते। अब देखो, अब आपको आर्मेचर सही दिखाई देगा। अब आर्मेचर आपको सही दिखाई देगा। अब अपन ने क्या किया, वो एक लेमिनेशन नहीं था, अपने पास हजारों ऐसे लेमिनेशन थे, हजारों ऐसे। अब उन लेमिनेशन को अपन ने एक साथ क्या किया, इकट्ठा,
और हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जब आप हाइड्रोलिक प्रेशर लगाओगे तो वो लेमिनेशन सारे चिपक जाएंगे सारे। अब आपकी आर्मेचर की कोर तैयार हो चुकी है। क्या तैयार हो चुकी है? कोर। अब आपकी ऐसी कोर बन गई, नहीं बन गई? अब आप तो सारे ऊपर उठे भाग दिख रहे हैं क्या? अब ये ऊपर उठा भाग बताओ क्या है? टीथ। क्या है? टीथ। बीच वाला गहरा भाग क्या है? स्लोट। क्या है? स्लोट। और ये सारे क्या लग दिए अपने? लेमिनेशन। क्या रख दिए? ये क्या बन गया? कीवे। क्या बन गया? कीवे। और ये बन गई एयर डक्ट्स। समझ में आया कि नहीं है? अब वापस वही बातें सारी घूम फिर के, जब भी कोर आएगी नाम आपको लेना है सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। और सिलिकॉन स्टील क्यों पता ही आपको? लूप क्षति हानियों को। और अब जब भी अपन कोर बनाएंगे, कोर को क्या कर देंगे? लेमिनेट। क्या कर देंगे? और लेमिनेशन से कौन सी हानियां कम हो जाती हैं? बवल धारा हानियां क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। समझ में आ गया बच्चों? देखें बताओ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब स्लोट्स में रखा जाता है आर्मेचर चाल को। कहा रखा जाता है? आर्मेचर चाल। और आर्मेचर चालकों से बनाई जाती है आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बनाई जाती है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो होती है फॉर्मर वाउंड। क्या होती है? इसी तरह आपकी आर्मेचर वाइंडिंग भी होती है फॉर्मर वाउंड। पहले से वाउंड करते हैं और कोइल पुल लेते हैं, उसके कोइल पुल की सहायता से आर्मेचर वाइंडिंग को स्लोट्स में रख दिया जाता है। समझ में आया बच्चों? देखें अब आपका आर्मेचर रोटेटिंग भाग है। कौन सा भाग है? जब अपन किसी चीज को रोटेट करते हैं तो अभिकेंद्री बल काम करते हैं। कौन से बल करते हैं? आपको एक बल याद किया था अपकेंद्री, और एक आया था अभिकेंद्री। जो सेंटर में जाता है वो तो होता है अपकेंद्री, जो सेंटर से बाहर जाता है उसे बोलते हैं। याद आया? अरे याद आया? अरे अभी मैं जा रहा हूं केंद्र में। कहां जा रहा हूं? केंद्र में, तो अभिकेंद्री। और एक होता है अपकेंद्री। अब तो देखिए इसमें क्या होता है, अब अपने पास बच्चों देखिए, जब अपन इसको घुमाते हैं तो आपके लगते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज। क्या लगते हैं? तो अगर आपके पास फोर्सेज लग रहे हैं तो आपके आर्मेचर कंडक्टर यहां स्लोट से क्या आ सकते हैं? बाहर। तो इसलिए आप देखते हैं यहां पे लगे होते हैं, जो बांस होती है उसकी लगती है फच्चियां। क्या लगती हैं? फच्चियां। ठीक है, तो बांस की क्या करते हैं? ऐसे लकड़ियां उसको घुसा देते हैं। किसमें? स्लोट्स में। कहां पे? स्लोट, ताकि आपका जो कंडक्टर है वो बाहर नहीं निकले। समझ में आया? अब तो समझ में आया नहीं है? अब तो आर्मेचर रोटेटिंग भाग है कि फिक्स भाग है? याद आ गया? सब संरचना के बारे में समझ गए? अब ये काम क्या क्या करेगा? क्या आर्मेचर चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का काम करता है क्या? अरे आर्मेचर चालकों को आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का काम कौन करता है? आर्मेचर। करता है नहीं करता? अब आप देखिए बच्चों, अब अपने कहा यहां पर आपके पास एन पोल है। कौन सा पोल है? यहां कौन सा पोल है? अब यहां से फ्लक्स एन से कहां जाएगा? एस क्यू। बीच में आपने क्या रख दिया? आर्मेचर। तो बताओ ये भी कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करेगा नहीं करेगा? तो यह चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करने का कार्य भी करता है। अब तो संरचना याद हुई नहीं, क्यों लेमिनेशन करेंगे, क्यों सिलिकॉन स्टील बनाएंगे? अब तो याद होने लगा नहीं लगा? अब आप तक अगर आपसे पहले बताया था कि जी क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? अब आपको जवाब हाथों हाथ मिलता है। क्यों करते हैं लेमिनेशन? भंवर धारानियों को क्यों बढ़ाते हैं? सिलिकॉन स्टील की हिस्टेरेसिस को कम करें। क्यों बनाते हैं वायु नलिकाएं? कोर को ठंडा करने के लिए। कोर को बताओ याद हो गया? सभी सारी बातें याद होगी? लिख दूं अब इसमें? अब तो घूमने वाला है कि भाग है कि स्थिर भाग है? ऊपर उठा भाग टीथ है या स्लोट है? गहरा भाग कौन सा है? स्लोट है। भूलोगे क्या? पक्की बात? संरचना पढ़ने में मजा आ रहा है? चलो, तो अगला भाग है आर्मेचर। बातें मत करिए आप ना, बातें मत किया। जब मैं पढ़ाता हूं तो आप बातें मत किया करो, पूरा ध्यान से मेरी बातों को सुना करो। गिने मत किया करो, मेरे को पसंद नहीं है ये। ठीक है भाई, मैं किसी को अटेंड नहीं करता जो पढ़ा रहा था, देखते हो ना मेरे को? ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे हो आपका ध्यान अगर जा रहा है तो आप टॉपिक मिस कर दोगे। जब भी मैं बोल रहा हूं उनको चीजों को जाने दो, आपको कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला भाग कौन सा भाग है भी? आर्मेचर। तो बताओ ये कौन सा भाग है? यह गुणित भाग है। कौन सा भाग है? गुणित भाग है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा भाग है? रो सारे कौन से थे? स्थिर। अब बच्चों देखें इसे कैसे बनाएंगे? इसे लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। याद हो गया?
अब जब अपन कोर बढ़ाएंगे तो कोर पर उभरा हुआ भाग, कोर का टीथ कहलाता है। क्या कहलाता है? और कोर पर गहरा भाग क्या कहलाता है? अब तो कंडक्टर स्लोट में डालेंगे, टीथ में डालेंगे? कहां डालेंगे? स्लोट में। याद रखना बच्चों, देखिए कोर का उभरा हुआ भाग टीथ तथा गहरा भाग स्लोट कहलाता है। आर्मेचर वाइंडिंग, अब आर्मेचर वाइंडिंग बताओ किससे बनी होगी? कॉपर से। आर्मेचर वाइंडिंग को स्लॉट्स में रखा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग कहां रखा जाता है? अभी स्लॉट्स में रखा जाता है। इतनी बातें याद होगी। आर्मेचर वाइंडिंग भी किसकी बनी होगी? कॉपर के इनेमल्ड वायर की, फॉर्मर वाउंड होगी। याद बता दिया। अब जो देखें, इस कोर को शीतलन प्रदान करने के लिए कोर को, अब जो देखें मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, एक होती है अक्षीय। क्या होती है? अक्षीय। अक्षीय का मतलब देखें आर पार। क्या होती है? देखो इसमें दो तरह से हो सकती है। एक इधर से घुसाएं ऊपर निकाल दें, ऐसे ही क्या? वो बन गई क्षैतिज, वो बन गई आपकी ऊर्ध्वाधर। क्या बन गई? और इधर से गई उधर निकल गई तो क्या बन गई? अरे इधर से उधर गई तो वो बन गई अक्षीय। क्या बन गई? अक्षीय। क्या बन गई? अक्षीय। जिसे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? तो बताओ वायु नलिकाएं अक्षीय होती हैं कि क्षैतिज होती हैं? अरे वायु नलिकाएं ऊर्ध्वाधर होती है कि क्षैतिज होती हैं? क्षैतिज। क्या होते हैं? जिसे बोलते हैं अक्षीय। क्या बोलते हैं? तो इसको लिखेंगे आर्मेचर कोर पर, आर्मेचर कोर के शीतलन के लिए अक्षीय वायु नलिकाएं बनी होती है। अब आपको यहां रखना है लेमिनेशन की अधिकतम चौड़ाई। याद कितनी याद रखनी है? 0.5 mm। कितने mm है? 0.5 mm। तो लिख लेता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे, लेमिनेशन की अधिकतम चौड़ाई की अधिकतम चौड़ाई 0.5 mm होती है। पॉइंट 5 mm तक होती है। तक होती है का मतलब इससे कम भी हो सकती है। भी अधिकतम कितनी है? 0.5 mm। तो तक होती है, इससे क्या हो सकती है? कम भी हो सकती। बताओ क्या क्या काम करेगा? आर्मेचर चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का काम कौन करता है? आर्मेचर। ठीक है भी। तो अब इसके बारे में लिखते हैं, दो काम कर रहा है। आर्मेचर चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। तथा चुंबकीय क्षेत्र को कम प्रतिष्ठम का पथ प्रदान करता है। तो पहला जो घूर्णित भाग बताया वो क्या बताया आपको? आर्मेचर। कौन सा बताया? अब तो कितने भाग पढ़ दिए आपने अब तक? अरे कितने पढ़ दिए? अरे कितने पढ़ दिए? पोल पहले पढ़ा, योग क्या पढ़ा? योग। फिर ध्रुव के कितने भाग हैं? 3। पोल की कोर, पोल का शू, कैलपेटी फील्ड वाइन। और अब घूमने वाला क्या भाग पढ़ा है? क्या पढ़ा है? आर्मेचर। समझ में आ गया? अब देखिए, इस आर्मेचर को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो इन आर्मेचर चालकों में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। अब देखो अपन अब इस विद्युत वाहक बल को अपन लेके जाना चाह रहे हैं बाहर। कहां लेके जाना है?
और मैंने आपको बताया था आर्मेचर ऑलवेज आर्मेचर ऑलवेज एसी, जबकि मशीन का नाम रखा है आपने डीसी। क्या नाम रखा है? तो आर्मेचर ऑलवेज क्या है? एसी। अब आपने मशीन का नाम रखा है डीसी। क्या रखा है? इस एसी को डीसी में चेंज करने के लिए आपको एक उपकरण चाहिएगा जिसे बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? दिग परिवर्तक। दिग, अब इससे जोड़ेंगे, इसके आर्मेचर चालकों से जोड़ेंगे दिग परिवर्तक। क्या दिग परिवर्तक भी घूमेगा इसके साथ? अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अरे घूमेगा, अरे शाफ्ट पे घूमेगा इसके साथ। फिक्स रहेंगे ब्रश। क्या रहेंगे? ब्रश। कोई बात नहीं, मेरा काम यही है आपको एक एक चीज बताने का। अभी बताता हूं, देखो चलो ये हो गया था। अब चलो ये आपके पास आ गया घूमने वाला भाग कम्यूटेटर। क्या आ गया? कम्यूटेटर। अगला जो घूमने वाला भाग है इसका नाम है कम्यूटेटर। 5 नंबर है भी, 4 एक से। अरे कोई बात नहीं, 6 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटर। अब आप बातें मत करो, बोर्ड पे देखो। देखिए अब आपको एक घूमने वाला भाग दिखाई दे रहा है। अब तो क्या आपको इसमें ये लिख के दिखाई दे रही है कैसे? इन्हें बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं कम्यूटेटर खंड। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर खंड। देखो अब आपके पास जो कम्यूटेटर का प्रत्येक खंड होगा वो दूसरे खंड से माइका से क्या रहता है? अवरोधित। क्या रहता है? कोई एक्चुअल में क्या बच्चों देखिए, ये बाहर जाके बनते हैं सेल। क्या बनते हैं? सेल। क्या बनते हैं? सेल। और सेल एक दूसरे शॉर्ट होने नहीं चाहिए। प्रत्येक कम्यूटेटर से जो सेगमेंट होता है वो सेल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेल का। अब जो देखिए ये आपके पास बहुत सारे बने हुए हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। देखो इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट लिखा कि नहीं लिखा? अब कम्यूटेटर खंडों की संख्या, कम्यूटेटर खंडों की आर्मेचर कॉइल की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। जितनी आपकी आर्मेचर कॉइल्स होंगी वो सारी की सारी पहुंच जाएंगी कम्यूटेटर खंडों पर। कहां पहुंच जाएंगे? कम्यूटेटर खंडों पर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जितने आपके पास कम्यूटेटर खंड होंगे उतनी होगी आर्मेचर कॉइल की संख्या। अब अपन इनको जोड़ेंगे। जितने भी आपकी आर्मेचर कॉइल है वो घूमती हुई कहां पहुंचेगी? कम्यूटेटर पे। अब आपको जोड़ना है। अब आप देखिए इसमें आपको ये उभरे हुए भाग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वर्टिकल भाग दिखाई दे रहे हैं। अरे इसे बोलते हैं राइजर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राइजर। कम्यूटेटर राइजर। इसके आगे आपको ऐसा भाग दिखाई दे रहा है वी आकृति की तरह, इसे बोलते हैं वी ग्रोव। क्या बोलते हैं? वी ग्रोव। अब आपको बच्चों देखो मजे की बात, ये सारे डायग्राम आपके निमी की बुक के हैं, वो डिटेल में बताया गया आपके पास इस चीज को, और यहां से क्वेश्चन पूछता है इसीलिए। अब आपके पास देखो इसे बोलते हैं, देखो इसे देखो, इसने बोला कम्यूटेटर राइजर। क्या बोला है? कम्यूटेटर राइजर। जो ऊपर उठे भाग क्या देगा? कम्यूटेटर राइजर। अब तो देखिए अब अपने पास क्या है? ये आर्मेचर जो कोइल आपके पास वहां से आएगी, जितनी भी आपकी आर्मेचर कोइल है वो कहां पहुंचेगी? यहां पर। समझ में आ गया? तो आर्मेचर कोइल कहां पहुंचेगी? इसमें वी ग्रो में। और फिर अपन इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़। तो जितने भी आपकी आर्मेचर कोइल हैं वो सारे कहां पहुंच जाते हैं? किससे जुड़ जाते हैं? राइजर से। और राइजर से होते हुए कहां जुड़ जाते हैं? कम्यूटेटर खंडों से। कम्यूटेटर खंडों। अब तो देखें ये जो कम्यूटेटर है वो बनाया जाता है कर्षित कठोर तांबे का। बोलो कर्षित कठोर। अब तो तांबे का क्यों बनाया? क्या तांबे की चालकता कम होती है ज्यादा होती है? अरे यहां जितना आपके पास आर्मेचर में धारा पैदा हो, क्या उसे बाहर निकालना कि नहीं निकालना? तो अगर आर्मेचर में जो धारा पैदा हो इसको बाहर निकालोगे तो बताओ कंडक्टर कॉपर का लगाओगे नहीं लगाओगे? अब आपने उस कॉपर को कर लिया हार्ड। क्या कर लिया? अब हार्ड क्यों किया ये बताओ मेरे को। घिसता है? अरे घिसता है, अरे घिसता है। सही कह रहा है वो, घिसता है। कुछ कुछ सही कह रहा है, घिसता है। पर बच्चों देखें अगर आप हार्ड बनाओगे तो जैसे आपका कम्यूटेटर गर्म होगा, ये कम्यूटेटर खंड है वो पिघलेंगे नहीं। कोई भी हार्ड चीज होती है तो देखें वो गर्म होने पे पिघलती नहीं है। पत्थर पिघलता है गर्म होने पे, और अगर ये आपको मोमबत्ती धूप में रख दो तो पिघल जाए नहीं पिघल जाए? इसलिए बनाया जाता है कर्षित कठोर तांबे, हार्ड ड्रॉन कॉपर। समझ में आ गया? कॉपर का क्यों बनाया? क्योंकि धारा आपको लेनी है ज्यादा। धारा लेनी है तो बताओ प्रतिरोध कम होना चाहिए तो बताओ प्रतिरोध कम किसका है? कॉपर का। कॉपर आपका पिघले ना, उसके लिए किससे क्या बना दोगे? इसको हार्ड। क्या बना दोगे? हार्ड। तो आपका जो कम्यूटेटर है वो किससे बनेगा? कर्षित कठोर
तांबे का, और इस पे आपके पास बहुत सारे खंड बने होते हैं। क्या बने होते हैं? जिन्हें बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? प्रत्येक सेगमेंट निकटतम सेगमेंट से माइका के जगह क्या होता है? अवरोधित। और सेगमेंट की संख्या, खंडों की संख्या किसके बराबर होती है? आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर है। सभी आर्मेचर कॉइल कहां पे जुड़ती हैं? राइजर पे। कहां पे जुड़ती हैं? राइजर पे। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। अब तो देखें इसका काम क्या है। मैंने आपको बताया जब अपन डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो डीसी मशीन का मतलब है मोटर और जनरेटर दोनों। सही है। अब आप बताओ, क्या मोटर में कम्यूटेटर लगा हुआ नहीं लगा हुआ? तो क्या जनरेटर में लगा हुआ नहीं लगा हुआ? अब जनरेटर में आपके पास पैदा हो रही है डीसी। क्या पैदा हो रही है? सही कह रहा हूं क्या? आपने कैसे हाँ भर दी? आर्मेचर आलवेज है। अब तो देखें जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है वहां पे पैदा हो रही है एसी। क्या पैदा हो रही है? पर आपने जनरेटर का नाम रखा है डीसी। क्या नाम रखा है? तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए? डीसी। क्या चाहिए? तो एसी को किसमें चेंज कर दिया? किसमें चेंज कर दिया? डीसी में। कौन चेंज कर रहा है? कम्यूटेटर। कौन चेंज कर रहा है? कम्यूटेटर। अगर अपन बात करें मोटर की, बात करें मोटर, तो नाम रख दिया डीसी मोटर। तो इस बार आप इनपुट क्या करोगे? इनपुट क्या करोगे? आउटपुट में आपको वापस क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? एसी। आर्मेचर ऑलवेज है। आर्मेचर ऑलवेज है। समझ में आया कि नहीं? अब कई कहते गुरुजी ना ना वो तो रेक्टिफायर के तरह काम करे। तो फिर मैं पूछता हूं क्या इन्वर्टर की तरह काम नहीं करा क्या? अब तो कर रहा है कि नहीं करा? आप डिफाइन करो बच्चों। देखें कि जनरेटर में रेक्टिफायर की भांति काम कर रहा है तो मोटर में इन्वर्टर की भांति काम करता है। दोनों काम करता है। ये एसी को किसमें बदलता है? जो एसी को डीसी में बदलता है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? पर जो डीसी को एसी में बदलता है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। घरों में बताओ रेक्टिफायर लगा है कि इन्वर्टर लगा है? दोनों लगे हैं, पर आपका नाम एक ही लेना हो है। क्या नाम लेके आना है? इन्वर्टर। अब जो इन्वर्टर का मतलब क्या है? देखो इन्वर्टर क्या है? एक को जीरो में, जीरो को एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, उसे बोलते हैं इन्वर्टर। क्या बोलते हैं? इसलिए घरों में इसका नाम क्या रख दिया? इन्वर्टर। क्या नाम रख दिया? एसी दोगे तो किसमें चेंज कर देगा? और डीसी दोगे किसमें चेंज कर देगा? बताओ अब आपके पास दोनों काम करा कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? अब एक बात बताओ मेरे को, क्या ये काम ये भी करा है? जब आप इसे द्विदिशीय देते हो, क्या देते हो? तो क्या इसे आपको ये एक दिशा में चेंज कर देता है क्या? ये एसी है तो ये क्या है? डीसी। जब आप इसको एक दिशा देते हो तो क्या इसको द्विदिशीय में चेंज कर देता है क्या? तो क्या कर देता है? एसी। समझ में आया कि नहीं है? तो ये आपकी, अगर आप इसको एक दिशा धारा दोगे तो किसमें चेंज कर देगा? और अगर द्विदिशीय दोगे तो किसमें चेंज कर देगा? समझ में आया कि नहीं है? अरे आया कि नहीं है? तो अगर आपसे केवल जनरेटर पूछा जाए तो रेक्टिफायर की भांति काम करता है। केवल मोटर पूछा जाए तो इन्वर्टर की भांति काम करता है। याद रहे नहीं रहेंगे? अरे याद हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है अब? और अगर कहते द्विदिशीय किसमें चेंज करता है? एक दिशा। और एक दिशा किसमें चेंज करता है? याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे याद हो जाएगा? पक्की बात है? तो कम्यूटेटर के बारे में सारा याद हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो तो सही, बोलते नहीं कि। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिए, अब आप मेरे साथ साथ बोलोगे अगर आपको याद हो गया है तो। कम्यूटेटर को बनाएंगे, बताओ किससे बनाऊं? किससे बनाऊं? कर्षित कठोर तांबा, हार्ड ड्रॉन कॉपर। देखो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको यहां याद करवा दूंगा। करवा रहा हूं नहीं करवा रहा? याद हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये बच्चों याद करें। आप ऐसे मत सोचो कि 2 घंटे से मैं लगातार बोलूंगा, आपको लगातार सुनना है, दिमाग में फिट कर लेना। तो सबसे पहली बात करेंगे, इसे कर्षित कठोर तांबे से बनाया जाता है। इसे कर्षित कठोर तांबे से बनाया जाता है। अब तो संरचना कैसी दिखाई दे रही है? चौरस दिखाई है कि बेलनाकार है? तांबे से बनाया जाता। अगर आपसे इससे संरचना पूछे तो क्या बताओगे? बेलनाकार। और आर्मेचर की संरचना कैसी होती है? क्या होती है? बेलनाकार। कहीं संरचना पूछे कि नहीं गुरुजी तो चौरस पढ़ाए, वहां तो बताइए कौन? तो याद रखना है, क्या रखना है? बेलनाकार। याद होगा? अब तो देखिए इसकी सतह पे क्या बनाते हैं? कम्यूटेटर खंड। इसकी सतह पर कम्यूटेटर खंड बने होते हैं। कम्यूटेटर खंड बने होते हैं।
जो कि बताओ किससे अवरोधित होते हैं, जो कि माइका को बोलते हैं अबरक, क्या बोलते हैं, जो कि माइका लिख देता हूं साथ में लिखूंगा अबरक, कई बार माइका लिखते भी सीधा, अबरक से अवरोधित होते हैं। लिख दिया था। खंडों की संख्या बताओ किसके बराबर होती है, आर्मेचर कॉइल की संख्या के, ठीक है भाई। कम्यूटेटर खंडों की संख्या मैंने गिर के पूछे देख लिया ना, और जो बात करता हूं मिला मैं सारी रिपीट कराऊंगा उससे संरचना। खंडों की संख्या तो रिस्क ले बात करना भी, यहां बोर्ड पे और खड़ा करके कराऊंगा उसको, बता तू, रिकॉर्डिंग तो बाद में कर लेंगे हम। आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है समझ में आ गया बच्चों। देखें अब जो आपके पास बच्चों देखें उठे ऊपर, जो ऊपर उठे चालक उन्हें क्या बोलते हैं, राइजर, क्या बोलते हैं, राइजर। तो आपको इसको याद रख लेना, ठीक है भाई। तो जो इसमें ऊपर उठा, अगर आपसे डायग्राम पूछ ले, तो आपकी एक निम्मी की बुकलेट आती है क्वेश्चंस की, क्या आती है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो ये बना दिया और यहाँ पे तीर लगा दिया, वो पूछा कि ये वाला भाग है वो क्या है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर राइजर। याद हो गया। तो इस डायग्राम में आप डायग्राम बनाओगे ना तो यहाँ लिख लेना, नहीं तो मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा सारे, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर राइजर। तो जो ऊपर उठे भाग होते हैं, चालक होते हैं, क्या कहलाते हैं, कम्यूटेटर राइजर। जिनसे आपके आर्मेचर कोई जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं राइजर, क्या बोलते हैं, राइजर। याद रहेगा यार। अब तो काम बताओ क्या लिखूं इसमें, बताओ। एसी को डीसी में, तो डीसी को एसी में, देखिए भी कार्य यह आर्मेचर में उत्पन्न द्विदिशीय वोल्टता को एक दिशीय वोल्टता में बदलता है। अब मैंने आपको कॉमन लिखा है, अब मैं अलग से लिख रहा हूं भी। अगर डीसी जनरेटर है तो क्या लिखूं, एसी टू डीसी, तो इसे बोलेंगे रेक्टिफायर, डिस्टकारी। अगर मोटर है तो डीसी टू एसी, इसे बोलेंगे इन्वर्टर, क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। बताओ याद रहे जगह, घूमने वाला भाग है कि स्थिर भाग है, घूमने वाला भाग है। समझ में आ गया। कहीं यार आप कम्यूटेटर को स्थिर मत करे ना, भगवान भरोसा करे तुम भला करे तुम्हारा। ये कहते हो नहीं कम्यूटेटर हमने घूमता हुआ, आर्मेचर घूम रहा था अकेला, कम्यूटेटर तो सोया पड़ा था। तो याद रखना है कम्यूटेटर किसके साथ घूमता है। देखो बच्चों आपको दो कॉन्टेक्ट बनाने हैं, एक आपके पास बच्चों देखिए, अगर आपके पास एक घूम रहा है दूसरा फिक्स है तो आपके कॉन्टेक्ट चलेंगे नहीं, तो आपको दोनों को एक साथ घुमाना, तभी आपके कॉन्टेक्ट हमेशा बने रहें। तो इस राइजर के साथ तभी कनेक्शन बने रहेंगे जब आपका आर्मेचर और कम्यूटेटर दोनों एक साथ है और दोनों एक स्पीड पे घूम रहे हैं, एक आगे एक पीछे भी नहीं। समझ में आ गया सभी को। अब तो देखें, अब आपके पास आज के कम्यूटेटर की सतह पर लगाएंगे अपना कार्बन ब्रश, क्या लगाएंगे। अब कार्बन ब्रश तो घूमते हैं, फिक्स रहते हैं, ये रहेंगे फिक्स, क्या रहेंगे, फिक्स। अब ये करेंगे स्लाइड, क्या करेंगे, स्लाइड, क्या करेंगे, स्लाइड। अब अपना अगला भाग पढ़ते हैं बच्चों। देखिए अब आप देखो इसमें बताओ ब्रश कहां दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कहीं पे ब्रश, ब्रश को रखा गया है ब्रश होल्डर में, कहां रखा गया है। अब आप इस डायग्राम को मैं बताता हूं, देखना अच्छे से। ये आपके पास देखो ये वाली संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये तो है ब्रश होल्डर, क्या है, ब्रश होल्डर। ये नीचे जो देखो ऐसे 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 ये जो शेप दिखाई देगी, ये आपके पास क्या है, ब्रश, टचिंग फेस ऑफ ब्रश टू
कॉम्यूटेटर। समझ में आ गया? तो जो इसके अंदर है ये क्या है? ये है ब्रश। क्या है? ब्रश। ये है ब्रश का होल्डर। अब जो देखिए कोई भी चीज रोटेट कर रही है वो उस पर अपन को रखना है। क्या वो बिना दबाव के रह जाएगी क्या? रह जाएगी क्या? उसके लिए बनाते हैं टेंशन लीवर। क्या बनाते हैं? ओ ऊपर देखो लगाया हुआ टेंशन लीवर, दिख रहा है क्या? अब इसको इसके लिए अपन लगाते हैं टेंशन है लीवर। अब इस लीवर से एक जुड़ा होता है स्प्रिंग। क्या जुड़ा होता है? ये स्प्रिंग क्या करता है? ब्रश को दबा के नीचे रखता है। ब्रश को दबा के कहां रखता है? नीचे। और ब्रश किससे जुड़ा हुआ है? कम्यूटेटर। किससे जुड़ा हुआ है? समझ में है कि नहीं है? अब सब समझ में आ गया? अब आपसे पूछते बताओ टेंशन लीवर कहां होता है? ब्रश होल्डर में। क्या होता है? ये पूरा है बच्चों, देखिए ये सारा ब्रश के भाग हैं। सारे किसके भाग हैं? या पूछेगा टेंशन लीवर किसका भाग होता है? तो ब्रश का। ठीक है। अब बच्चों देखिए ये स्प्रिंग है। अब अगर आप इसको और खींचोगे तो ये और पुश कर देगा नीचे। कर देगा नहीं कर देगा? तो दबाव ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं। कम दबाव होगा तो संपर्क नहीं होगा, ज्यादा दबाव होगा तो ब्रश आपके जल्दी घिस जाएंगे। तो ब्रश बदलने को बार बार ये काम नहीं करना कि थोड़ी देर बाद क्या बदल दो? ब्रश बदल दो। समझ में आ गया सभी को? दिखाई दे रहा है? अब जो देखें ये ब्रश क्या काम कर रहे हैं। अब जितनी आपके पास वोल्टेज पैदा हुई, जितनी आपकी धारा पैदा हुई, क्या उसको बाहर लोड तक लेके जानी लेके जानी? अरे लेके जानी। अब कम्यूटेटर में जो धारा हो रही है, पैदा हो रही है, उस धारा को वहां से इकट्ठा कौन करेंगे? ब्रश। और ब्रश को जो धारा इकट्ठी होगी उसको बाहर तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे? ब्रश। कौन काम करेंगे? ब्रश। तो आपके कम्यूटेटर और भार के बीच, कम्यूटेटर और भार के बीच मीडियम का काम कौन करेंगे? ब्रश। कौन काम करेंगे? ब्रश। तो ब्रश क्या करते हैं? जो आपकी जो धारा होती है उसको इकट्ठा काम करने का काम कौन करते हैं? ब्रश। अब ब्रश बनाए थे कार्बन के, ग्रेफाइट के, कॉपर ग्रेफाइट के भी बने होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के भी बने होते हैं। 4 टाइप के आपके लिखाऊंगा, चारों की धारा रेटिंग भी लिखाऊंगा, आपको पेपर में पता होनी चाहिए, बाद में लिखाऊं। पहले बताओ ब्रश समझ में आ गया? अब बताओ अब हमारे पास क्या है? ब्रश का काम लिखते हैं। तो ब्रश बताओ किसके बनाए हुए लिखूं? इन्हें कार्बन या ग्रेफाइट से बनाया जाता है। कार्बन या ग्रेफाइट। अब तो कार्बन या ग्रेफाइट क्यों लिखा मैंने? और बताओ। जल्दी घिसते नहीं है। और बताओ। अब एक सुनो। कार्बन और ग्रेफाइट क्या होते हैं बच्चों? देखें ये आपके क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप जो देखें हार्ड मटेरियल काम में लोगे तो आपके जो कम्यूटेटर खंड है वो घिस जाएंगे नहीं घिस जाएंगे? तो आपके कम्यूटेटर की सतह तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसलिए जो ब्रश ऐसे बनाए जाते हैं जो साथ के साथ स्नेक का काम भी करें। क्या करें? तो कार्बन और ग्रेफाइट होते हैं बच्चों, देखिए वो होते हैं लचीले। क्या होते हैं? तो वो स्नेक का काम भी करते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। समझ में आई नहीं? नहीं तो आपके कम्यूटेटर तो घस जाएगा, 2 दिन में घस जाएगा। तो क्या कम्यूटेटर बनाते घूमते रहोगे बार बार? इसलिए ब्रश चेंज किए जाते हैं, कम्यूटेटर खंड चेंज है। जो डीसी मशीन है बच्चों देखिए बंद हुई ना, उसका सबसे मेन ड्रॉबैक यही था। कम्यूटेटर कौन था? सबसे ज्यादा जो मरम्मत की रिक्वायरमेंट पड़ती थी वो पड़ती थी कम्यूटेटर। किसको पड़ती थी? इसलिए डीसी मशीनें आज विलुप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। यही कारण है सबसे बड़ा। अब किसके बनाए थे? कार्बन या ग्रेफाइट। अब इन्हें कहां रखा जाता है? ब्रश होल्डर में। इन्हें ब्रश होल्डर में रखा जाता है। ब्रश होल्डर में रखा जाता है। ये कम्यूटेटर व भार के मध्य संयोजन स्थापित करने का कार्य करते हैं। का कार्य करते हैं। तो ब्रश आपको धारा इकट्ठा करेंगे और धारा इकट्ठी करके कहां पहुंचा देंगे? कहां पहुंचा देंगे? लोड। अब तो देखिए लोड के साथ एक चीज होती है उसे बोलते हैं पिग टेल। क्या बोलते हैं? पिग। पिग होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। और टेल होती है पूंछ। क्या होती है? पूंछ। अब क्या होता है बच्चों देखिए मैं बताता हूं। ये भाग तो आपका जुड़ेगा कम्यूटेटर से। कहां से जुड़ेगा? ये भाग तो जुड़ेगा कम्यूटेटर से। ये जो नीचे वाला भाग तो जुड़ गया कम्यूटेटर से। अब बच्चों देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला देखो, ये ऊपर वाला भाग
दिख रहा है आपको? ये ऊपर वाले भाग से अपन जोड़ते हैं एक वायर, क्या जोड़ते हैं? वायर, लचीली वायर जोड़ते हैं बच्चों। देखिए ऐसे लचीली वायर बोलते हैं, पूंछ ऐसी होती है ना भी, जिसे बोलते हैं पिग टेल। क्या बोलते हैं? पिग टेल। अब ये जो पिग टेल होती है वो तांबर धातु की एक लचीली वायर होती है। क्या होती है? तो अब आपका जो ब्रश का ये वाला सिरा है और ये वाला सिरा होगा लोड का। किससे सिरा? कौन सा सिरा होगा? लोड का। इसके बीच में क्या जोड़ी जाती है? पिग टेल। क्या जोड़ी जाती है? पिग टेल। तो पिग टेल पूछेगा बता दोगे? पिग टेल एक लचीली धातु वायर है। क्या होती है? तांबर धातु की एक लचीली वायर है होती है, जो ब्रश के एक सिरे को किससे जोड़ती है? बाहर से। जो ब्रश के एक सिरे को किससे जोड़ती है? एक सिरा तो जुड़ा, किससे जुड़ गया? कम्यूटेटर से। दूसरा सिरा जो किससे जुड़ेगा? पिग टेल से। और पिग टेल का दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा? बाहर से। पिग टेल समझ गए? चलो इसमें लिख देता हूं तो देखें ताकि आपको याद रहेगा। तांबर धातु से बना बनी, बनी नहीं लिखना, बनी लिखना है, बनी एक लचीली तार को पिग टेल कहा जाता है। बताओ समझ में आया नहीं आ गया? अब पिग टेल का जो दूसरा सिरा होगा वो किससे जुड़ेगा? बाहर से। अब मैंने यहां लिखा, क्या लिखा है? ये कम्यूटेटर व बाहर के मध्य संयोजन स्थापित करने का काम है, करते हैं। करे कि नहीं करे? तो कम्यूटेटर और बाहर के बीच तो कौन जोड़ेंगे? ब्रश। पर ब्रश का जो दूसरा सिरा है किससे जुड़ेगा? लोड से। किससे जुड़ेगा? पिग टेल से। किससे जुड़ेगा? पिग टेल। समझ में आया नहीं आ गया? पिग टेल के बारे में याद रहेगा। तांबर धातु की लचीली वायर, कहीं लिख दो, वहां पे ऑप्शन लिखा सुअर की पूंछ। हाँ वही ऑप्शन सही है। तो पिग टेल होती है तांबर धातु की बनी लचीली वायर। कम्यूटेटर के बारे में भूलोगे, ब्रश के बारे में भूलोगे। बताओ ब्रश घूमते हैं फिक्स रहते हैं? ब्रश क्या रहते हैं? फिक्स। इनको मत घुमाया ना आप। कम्यूटेटर को कर दो फिक्स और ब्रश को घुमा दो, तो इसको घुमाना नहीं। अब तो यहां तक याद हो गया। अब इसके बाद तो देखें, अब आपके पास आ जाएगी एंड प्लेट्स। क्या आ जाएगी? एंड प्लेट्स। क्या आएगी? एंड प्लेट। अब अपन उसके बारे में चेक करते हैं। अब एंड प्लेट में आपकी लगी होती है शाफ्ट। क्या लगी होती है? और शाफ्ट को लगाया था बीरिंग में। किसने लगाया था? कल ही मैंने आपको लिखाया था कि अगर आपको घर्षण को कम करना है तो क्या यूज करते हैं? बॉल बीरिंग। कौन सी यूज करते हैं? और दूसरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो आपकी जब अगर आपकी साइकिल खराब हो जाएगी तो उसका जब आप बीरिंग खोलोगे तो उसमें निकलेंगी छोटी छोटी गोलियां, उसे बोलते हैं बॉल बीरिंग। क्या बोलते हैं? और अगर आपके पास कार हो और कार खराब हो जाए तो उसमें निकलेंगी रोलर बीरिंग। क्या निकलेंगी? वो कैप्सूल से निकलते हैं लंबे लंबे, उसे बोलते हैं रोलर बीरिंग। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब अपन क्या करें बच्चों? देखें ये जो बीरिंग होती है वो लगी होती है एंड प्लेट में। क्या लगी होती है? एंड प्लेट की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। डायग्राम लाया हूं तुम्हारे लिए, समझ में आ गया? तो ये होती है एंड प्लेट। क्या होती है? क्या लिखा है? एंड प्लेट 2 ऑफ। कितनी होती है? 2। अब इन एंड प्लेट के बीच में क्या लगाती है? रोलर है बेरिंग या बॉल है बेरिंग। काम क्या बच्चों? देखें घर्षण हानियों को कम करने के लिए बॉल या रोलर बीरिंग को काम में लिया? बड़ी मशीनों में यूज करते हैं स्लीव बीरिंग। बड़ी मशीनों में स्लीव। याद हो गया? अरे याद हो गया क्या? तो अपने यहां लिख देंगे। 7वां भाग आ गया बीरिंग। एंड प्लेट में बॉल या रोलर बीरिंग लगी होती हैं, जिसका कार्य घर्षण हानियों को कम करना होता है। 1.5 घंटे की क्लास होगी भी। इसका कार्य घर्षण हानियों को कम करना होता है, अब तो देखें एक तरीका और बताया था मैंने घर्षण को कम करने के लिए, स्नेहक बताया था क्या? इनमें अगर आपको घर्षण हानि और कम करना है तो क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट। क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट। तो घर्षण काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे याद आ रहा है क्या? अरे याद आ रहा है ना?
ठीक है। तो अपन घर्षण हानि को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, बॉल बेरिंग या रोलर। और इनमें क्या भर दिया जाता है, स्नेक। क्या भर दिया जाता है, स्नेक। तो याद रखना स्नेक भी घर्षण हानियों को क्या करता है, कम। अब लास्ट में अपने पास आएंगे एंड प्लेट। क्या आएंगी, एंड। तो ये आपके पास क्या होती है, दो कितनी होती है, एंड प्लेट। अब बच्चों देखिए इसके साथ एक चीज और आती है, लास्ट वाला डायग्राम। तो इसके से पहले अपन बताएंगे शाफ्ट। क्या बताएंगे, शाफ्ट। तो कितना नंबर लिख दिया यहाँ, 7 हो गए, 8 नंबर। अब आपके पास जो घूमने वाले भाग हैं वो सभी कहाँ रखे जाएंगे, शाफ्ट पे। कहाँ रखे जाएंगे, शाफ्ट। तो यह है आर्मेचर, यह और कम्यूटेटर को घुमाने क्या करती है, कार्य करती है। और यह बनी थी माइल्ड स्टील की। किसकी बनी थी, कठोर इस्पात। कठोर इस्पात। यह है आर्मेचर को घुमाने का कार्य करती है, का कार्य करती है। यह माइल्ड स्टील की बनी होती है। माइल्ड स्टील, माइल्ड होता है बच्चों कठोर, की बनी होती है। याद रहेंगे सारे पार्ट। अब आप इस डायग्राम में देखो, सब आपके लिए लेके आए हुए बड़े से। मामला गड़बड़ है इसका, तो बीच में नहीं चकेंगे, इसको जहाँ है वहीं रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे बस। अब आपको इस डायग्राम में देखो क्या क्या दिख रहा है। अब आपको इसमें एक इंटरपोल नहीं दिख रहे। क्या नहीं दिख रहे, इंटरपोल। वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है। अब इसको भाग बताएगा, देखो इसमें, ठीक है भाई। क्या कूलिंग फैन होता है कि नहीं होता, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या है, ये क्या दिखाए गए हैं, आर्मेचर स्लोट्स। ठीक है, देखो ये क्या दिखाएंगे, आर्मेचर स्लोट। ठीक है, ये क्या दिखाएगी, इसमें कम्यूटेटर। क्या दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाई गई, बेरिंग। ये क्या दिखाई गई, एंड प्लेट। क्या दिखाई गई, एंड प्लेट। ठीक है, बेरिंग कपलिंग बोल दो, एंड प्लेट बोल दो। ठीक है, यहाँ पे बेरिंग कपलिंग दिखा दी। ये आपका क्या दिखा दिया, पूरा आर्मेचर। क्या दिखा दिया, आर्मेचर। अब ये अंदर के क्या दिखा रहे हैं, मेन पोल। मेन पोल के बीच में क्या होता है, इंटरपोल। अब यहाँ से और डायग्राम में देखो, ये इसका क्या है, बेस है, प्लेट। ये बाहर वाला भाग क्या है, कम्यूटेटर। बाहर वाला भाग क्या है, योग। इसके अंदर क्या है, इंटरपोल। ठीक है, ये आपके अंदर की आर्मेचर वाइंडिंग वगैरह दिखा दे। ये सारे आपके भाग होगे नहीं होगे। अब बताओ समझ में आया नहीं आ गया, तो बताओ सारे भाग याद हो गए। तो सबसे पहला भाग कौन सा पड़ा था, योग। किसका पड़ा था, योग। फिर पोल के कितने भाग पड़े, 3। पोल कोर, पोल शू, फील्ड, सारे फिक्स है नहीं है। अब बताओ इसके साथ ब्रश भी फिक्स है कि नहीं है, समझ में आ गया। बेरिंग घूमती हुई दिखाई देती है, फिक्स रहती है, घूमती है। पर एंड प्लेट क्या रहती है, फिक्स। क्या रहती है, फिक्स। तो आपसे कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए। फिर अपने कहा था आर्मेचर क्या रोटेटिंग है, फिक्स है। कम्यूटेटर रोटेटिंग है, फिक्स है, रोटेटिंग। याद हो गए सभी, चलो। तो आज अपन क्या पढ़ दिए, संरचना। क्या